OLE, the utopian world of online education. Hello students, welcome to OLE. This is your biology class where we try and make biology interesting and understandable. So पिछले segments में हम लोग बात कर रहे हैं इस chapter की body movements where we have all talked about how our body is adapted to movements. हमारी body में कैसे the skeleton forms a framework and it is formed of bones which are actually joined at places, right? And it allows movement. Further हमने ये भी बात करी है कि कैसे हमारी body में 206 bones होती हैं and we have also studied about the main bony structures which are present in our body and is protecting different organs also, right? Today we are going to go ahead and talk about locomotion in different animals or as we say gait of animals. और ये GATE वाला gait नहीं है, this is GAIT which means locomotion, which refers to locomotion. Alright, so let us first introduce as to what gait is. So अगर हम लोग movement की बात करें तो movement जो होती है ना वो दो तरीके की हो सकती है. It can either be of the body parts, ठीक है ना, जो कि हम एक पोजीशन में ही बैठकर अपने बॉडी पार्ट्स को मूव कर सकते हैं, which you can see in the first picture also. And the second kind of movement can be locomotion. Locomotion is a kind of movement which causes change in position, wherein if you see the animal moves from one place to the other place, right? तो ये तो हो गई बात about two kinds of movement. Now let us move on and study कि different animals में distinct type of movements होते कैसे हैं. So first of all let us talk about locomotion in earthworm. अब देखो earthworm तो I think सभी ने देखा होगा, you must have seen, ये worm like होता है, लंबा होता है, elongated body होती है and the body is made up of different segments also, ring like segments होते हैं और वो एक साथ जोड़ के इसकी body बनाते हैं, right? Locomotion as such जब हम earthworm में देखते हैं तो हम क्या देखते हैं, earthworm अपनी पूरी body को use करता है for locomotion. अर्थवर्म की बॉडी के अंदर एक्चुअली कोई भी बोन नहीं होती है बट देर आर अ लॉट ऑफ मसल्स, ठीक है. तो अर्थवर्म करता क्या है, अर्थवर्म अपनी बॉडी के ऑल्टरनेट एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन करता है विच इज ब्रॉट अबाउट बाय दीज मसल्स एंड जिसकी वजह से इट इज एबल टू मूव फॉरवर्ड. तो देखो होता क्या है, अर्थवर्म का जो आगे का हिस्सा होता है इट स्टिक्स टू द फ्लोर और द सॉइल एंड सब्सिक्वेंटली जो पीछे का हिस्सा होता है ना वो आगे के साइड कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है. उसके बाद आगे का जो चिपका हुआ हिस्सा होता है इट लीव्स द सॉइल एंड अगेन मूव्स फॉरवर्ड विद द हेल्प ऑफ एक्सटेंशन ऑफ द बॉडी, राइट. तो तुम देख सकते हो कि कॉन्ट्रैक्शन होता है, सब्सिक्वेंटली एक्सटेंशन होता है एंड दैट इज हाउ द अर्थवर्म इज एबल टू मूव फॉरवर्ड. और यहाँ पर सिर्फ मसल्स ही नहीं होती हैं जो अर्थवर्म की मूवमेंट में हेल्प करती हैं. अर्थवर्म की बॉडी में से एक स्लाइमी सा सब्सटेंस भी निकलता है जिसकी वजह से इट इज एबल टू मूव थ्रू द सॉइल ऑन द फ्लोर वेरी इजीली, ठीक है ना. अपार्ट फ्रॉम दिस इफ यू सी द सेकेंड पिक्चर, यहाँ पे तुम देख सकते हो कि टाइनी ब्रिसल लाइक हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स आर ऑल्सो प्रेजेंट ऑन द बॉडी ऑफ द अर्थवर्म. ये जो ब्रिसल्स होते हैं या जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं ना दे हेल्प इन ग्रिपिंग द ग्राउंड. तो ग्राउंड पर एक ग्रिप बनाने में हेल्प करता है एंड फर्दर द मसल्स आर एबल टू एक्सटेंड एंड कॉन्ट्रैक्ट ब्रिंगिंग अबाउट द मूवमेंट इन अर्थवर्म. अच्छा, जब हम अर्थवर्म की बात करते हैं ना तो अर्थवर्म का एक बड़ा कॉमन नेम है, इसको बोला जाता है फार्मर्स फ्रेंड. एक्चुअली इसे इसलिए बोला जाता है क्योंकि जब अर्थवर्म मूव करता है ना तो सॉइल को खाता रहता है और पीछे से एक्सक्रीट करता रहता है और एक्चुअली ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है. व्हेन द अर्थवर्म डज दिस तो वो सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ा रहा है, right? The excreta of the earthworm is actually increasing the fertility of the soil. Basically soil को की top layer को move करके उसको पूरा mix कर दे रहा है and that is why it is also known as farmer's friend, right? तो I hope locomotion earthworm में समझ में आ गया होगा. In the first picture you can see also कि कैसे
पहले आगे का हिस्सा आगे जा रहा है ना, उसके बाद इट ग्रिप्स टू द ग्राउंड, फिर पीछे का हिस्सा कॉन्ट्रैक्ट करके आगे आता है, फिर पीछे का हिस्सा ग्रिप कर लेता है ग्राउंड को और आगे का हिस्सा फिर से एक्सटेंड करके आगे मूव करता है. दैट इज हाउ द अर्थवर्म इज एबल टू मूव थ्रू द सॉइल, राइट. अब देख लेते हैं लोकोमोशन इन स्नेल. अब देखो एक चीज तो हमें पता है कि स्नेल जो है ना वो बहुत धीमे मूव करता है. इट वॉक्स वेरी स्लोली, इट लोकोमोट्स एक्सट्रीमली स्लोली, राइट. अब ये ऐसा होता क्यों है? क्योंकि एक्चुअली जो स्नेल की बॉडी है ना उसके ऊपर लोकेटेड होती है एक हार्ड शेल. एज यू कैन सी इन द पिक्चर ऑल्सो, the hard shell actually forms the outer skeleton in the snail, but it is not made of bones. Okay, calcium carbonate से बनी होती है ये shell, right? It is a single unit जो कि actually इसकी body के ऊपर present होती है and as such house होता है snail का, right? And this does not help in locomotion also. In fact, इस भारी सी shell को snail को ड्रैग करना होता है अपने साथ. दैट इज वाई प्रॉबेबली द स्नेल मूव्स वेरी स्लोली. अब जब हम स्नेल के लोकोमोशन की बात करते हैं तो स्नेल की भी बॉडी में काफ़ी सारी मसल्स होती हैं. द स्नेल मूव्स बाय अ थिक मस्कुलर फुट. तो ऐसा जब हम देखते भी हैं ना तो स्नेल का जो हेड होता है और पीछे का जो फुट होता है वो जनरली शेल से बाहर आता है एंड इट हेल्प्स इन स्लो मूवमेंट ऑफ द स्नेल. सो आई होप यहाँ पे अच्छे से समझ में आ गया है कि हाउ द स्नेल इज यूजिंग इट्स मस्कुलर फुट, एज यू कैन सी इन द सेकेंड पिक्चर ऑल्सो, कि कैसे द शेल हैज टू बी ड्रैग्ड अलोंग एंड द फुट इज बीइंग यूज्ड इन locomotion. Basically the foot is able to crawl on the ground and that is how locomotion occurs in snail. Next we move on to locomotion in cockroach. अब देखो कॉकरोच को देखा तो सभी ने है and you all know कि कॉकरोच चल भी सकता है और उड़ भी सकता है, और उड़ते हुए कॉकरोच से तो बहुत सारे लोग डरते भी हैं, right? So what are the structures which help the cockroach to walk, to jump as well as to fly? See, cockroaches का जो legs होते हैं ना, there are 3 pairs of legs which help it to walk and there are 2 pairs of wings behind the head which will help it to fly. Apart from this, in legs से और in wings से muscles भी associated होती हैं जो कि help करती हैं locomotion में, right? And another very interesting feature about cockroach is that इसकी जो body होती है वो बाहर से एक outer skeleton से covered होती है, एक hard और tough skeleton से covered होती है, and this outer skeleton is often called exoskeleton. क्योंकि ये बाहर के साइड है ना, external है, that is why it is called exoskeleton. So you are going to remember कि cockroach में वॉकिंग भी हो सकती है विद द लेग्स, फ्लाइंग भी हो सकती है विद द हेल्प ऑफ विंग्स, एंड देयर आर मसल्स एसोसिएटेड. अपार्ट फ्रॉम दैट, वन डिस्टिंक्टिव फीचर इज दैट ऑफ प्रेजेंस ऑफ एक्सोस्केलेटन, आउटर स्केलेटन, जो कि बॉडी और लेग्स दोनों को ही कवर करता है. ठीक है ना? ओके, मूविंग ऑन टू लोकोमोशन इन बर्ड्स. अब बर्ड्स तो अलग अलग टाइप की सभी ने देखी होंगी एंड जो बहुत ही डिस्टिंक्टिव लोकोमोशन होता है बर्ड्स का, प्रोमिनेंट लोकोमोशन होता है, वो होता है फ्लाइंग. द बर्ड्स आर एबल टू फ्लाई. सो मोस्ट ऑफ द बर्ड्स हैव 2 kind of locomotion. They can walk on the ground and they can fly. However, there are certain birds which can also swim in water. You already know about those also, जैसे geese हो गए, ducks हो गए, swans हो गए, right? All these can swim in water also. Apart from this, अगर हम लोग birds की बात करें तो you can see in the picture also, they move with the help of their legs, right? अगर walk कर रहे होते हैं, jump कर रहे होते हैं, they do that with the help of their legs and they fly in the air with the help of their wings. तो अगर देखा जाए flying adaptations in birds, कैसे the birds are able to fly, तो हम लोग देखते हैं कि there are several adaptations which a bird's body has in order to make it fly. ठीक है ना? इसीलिए birds अच्छे से fly कर पाती हैं. Most of the time you will see the birds flying only.
राइट. सो देर आर सेवरल अडेप्टेशंस इन देयर बॉडी. कौन कौन सी अडेप्टेशंस होती हैं? सबसे पहला तो यही हो गया कि उनके जो फोर लिम्स होते हैं, आगे के लिम्स होते हैं, दे आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स. विंग्स बनाते हैं विच आर ऑब्वियसली फ्लैपिंग कंटिन्यूसली जब बर्ड को उड़ना होता है. नेक्स्ट, एज यू कैन सी, मैसिव फ्लाइट मसल्स. देखो, जो बर्ड की मसल्स होती हैं ना, जो विंग्स को कनेक्ट कर रही होती हैं, विंग्स से एसोसिएटेड होती हैं, वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं. क्यों? क्योंकि एयर में इसको बार बार फ्लैप करना है, एयर करंट के थ्रू जाना है, राइट. तो दैट इज वाई दे हैव मैसिव फ्लाइट मसल्स विच हेल्प टू फ्लैप देयर विंग्स. ठीक है. उसके बाद और क्या होता है? इट ऑल्सो हैज अ स्ट्रीमलाइंड बॉडी. स्ट्रीमलाइंड बॉडी का क्या मतलब होता है? जो एजेस होते हैं ना स्ट्रीमलाइंड बॉडी में, कोने, वो काफी पतले होते हैं, जबकि बीच में जो बॉडी होती है वो मोटी होती है. तो यू हैव सीन ऑल्सो, बर्ड में तो बीक भी होती है. बीक की वजह से आगे की बॉडी पतली हो जाती है और टेल की वजह से पीछे की बॉडी पतली हो जाती है, जबकि बीच में द बर्ड इज एबल टू फ्लाई, फ्लैप इट्स विंग्स. बीच की बॉडी थोड़ी मोटी होती है. तो इस शेप को हम लोग बोलते हैं स्ट्रीमलाइंड बॉडी. और स्ट्रीमलाइंड बॉडी कैसे मदद करती है? इट हेल्प्स टू कट थ्रू द एयर, राइट. जो स्ट्रीमलाइंड बॉडी होती है ना, वो हेल्प करती है टू कट थ्रू द एयर करंट. सो अगेन दिस इज ऑल्सो एन अडेप्टेशन फॉर फ्लाइट. अपार्ट फ्रॉम दिस और क्या हो सकता है? बोन्स विद एयर स्पेसेस. देखो, हमारी जो बोन्स होती हैं ना, वो काफी हैवी होती हैं, उनमें काफी वेट होता है. लेकिन जो बर्ड की बोन्स होती हैं ना, वो काफी लाइट होती हैं, क्योंकि उनके अंदर एज सच स्पेसेस होती हैं. बोन्स भरी हुई नहीं होती हैं, उनकी डेंसिटी काफी कम होती है, उनके अंदर प्रेजेंट होती हैं एयर स्पेसेस. सो इट बिकम्स वेरी लाइट, द बॉडी ऑफ द बर्ड बिकम्स वेरी लाइट, और उसकी वजह से ये बॉडी आराम से एयर में मूव कर पाती है, राइट. अपार्ट फ्रॉम दिस, एयर सैक्स विच आर कनेक्टेड टू द लंग्स. देखो, अब जब कोई चीज फ्लाइट ले रही है, फ्लाई कर रही है, एयर में उसे मूव करना है, तो जाहिर सी बात है उसे एनर्जी भी ज़्यादा चाहिए होगी, ऑक्सीजन भी ज़्यादा चाहिए होगी, राइट. और उसी की वजह से जो लंग्स होते हैं ना बर्ड्स के, उससे एसोसिएटेड होते हैं एयर सैक्स. सो एयर सैक्स आर स्मॉल लिटिल सैक्स और बैग्स जिसमें एयर भरी रहती है, एंड इट प्रोवाइड्स द नेसेसरी ऑक्सीजन विच द बर्ड नीड्स फॉर प्रोवाइडिंग एनर्जी टू इट्स बॉडी फॉर फ्लाइट, राइट. तो अब तुम देख सकते हो कि कितनी सारी फ्लाइट अडेप्टेशंस होती हैं बर्ड्स की, एंड दैट इज व्हाई ओनली दीज बर्ड्स आर एबल टू फ्लाई, राइट. नेक्स्ट वी मूव ऑन टू लोकोमोशन इन फिशेस. अब फिशेस में जो चीज डिस्टिंक्ट है वो ये है कि फिशेस आर एबल टू मूव इन वाटर. तो जाहिर सी बात है देयर आर सेवरल अडेप्टेशंस टू लोकोमोट इन वाटर ऑल्सो. जैसे फिशेस में हम लोग क्या देखते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, बर्ड्स की ही तरह फिशेस की भी जो बॉडी होती है ना, वो स्ट्रीमलाइंड होती है, आगे से पतली, पीछे से पतली, एंड बीच से थोड़ी चौड़ी. अब ये भी बॉडी का जो शेप होगा ना, वो हेल्प करेगा टू कट थ्रू वाटर, टू लोकोमोट थ्रू वाटर. वाटर को आगे से हटाएगा, साइड करेगा, ताकि फिश की बॉडी आगे मूव कर सके. ठीक है. अपार्ट फ्रॉम दिस, द फिश ऑल्सो हैज फिन्स. ठीक है. फिन्स प्रेजेंट होते हैं जो कि हेल्प करते हैं इन चेंजिंग द डायरेक्शन ऑल्सो एज वेल एज इन द मोशन ऑल्सो. और फिश की जो टेल होती है ना, इट हेल्प्स इट टू पुश फॉरवर्ड. तो एज सच हम लोग जब फिश को देखते हैं, द फिश स्विम्स बाय फॉर्मिंग लूप्स, एज यू कैन सी इन द फर्स्ट पिक्चर ऑल्सो. लूप्स जैसा फॉर्म करती रहती है एंड द टेल पुशेस इट फॉरवर्ड. तो हर लूप जो फॉर्म होता है, टेल उसको पुश करती है, एंड थ्रू दैट पुश द फिश इज एबल टू मूव फॉरवर्ड. और फिश में भी वर्टिब्रा होता है, बोन्स होती हैं, एंड देयर आर ऑल्सो मसल्स अटैच्ड टू देम फॉर इट टू वर्क प्रॉपर्ली. एंड लाइक आई सेड, जो फिन्स होते हैं वो डायरेक्शन भी देते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट, दे ऑल्सो हेल्प टू बैलेंस द बॉडी. क्योंकि वाटर में मूव कर रही है, बैलेंस की भी बहुत जरूरत होती है. तो द फिन्स, दे ऑल्सो हेल्प कीप बैलेंस ऑफ द बॉडी एंड इन कीपिंग डायरेक्शन, राइट. तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड अबाउट लोकोमोशन इन फिशेस ऑल्सो.
नेक्स्ट वी मूव ऑन टू लोकोमोशन इन स्नेक्स। अच्छा देखो, अब स्नेक्स को अगर मूव करते हुए देखा होगा, यू मस्ट हैव सीन, ये काफी तेज से मूव करते हैं लेकिन स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं करते हैं, दे सॉर्ट ऑफ फॉर्म्स लूप्स, कर्व्स में मूव करते हैं, राइट। दीज लूप्स एक्चुअली हेल्प द स्नेक टू पुश फॉरवर्ड। स्नेक के देखो कोई लिम्स तो होते नहीं है, हाथ पैर तो होते नहीं है, राइट, दे क्रॉल ऑन द ग्राउंड, है ना। तो स्नेक्स में एक्चुअली बैकबोन होती है, उससे अटैच्ड रिब्स होते हैं और काफी स्ट्रॉन्ग मसल्स होती हैं, एंड दीज मसल्स हेल्प द स्नेक टू मूव इन लूप्स। ये लूप्स बनाती हैं और इन्हीं लूप्स के थ्रू पुश होता है स्नेक आगे की तरफ, राइट। Along backbone, associated muscles, they push the body forward, as well as ventral scales are also present. They also help in this process, right? So I hope you have understood about locomotion in snakes also. तो ये थी बात about different animals. Now another very interesting thing which you should note when we are doing body movements as a chapter is about yoga. देखो, हमारी जितनी भी बॉडी मूवमेंट्स हैं, जो हमारे जॉइंट्स हैं, दे आर एबल टू मूव, राइट, दे आर एबल टू मूव कॉज वी आर एक्चुअली मूविंग देम एवरी डे। क्या होगा अगर हम लोग अपने बॉडी को मूव करना ही बंद कर दें? जाहिर सी बात है, थोड़े टाइम बाद क्या होगा ना, जब हम लोग थोड़ा सा भी अपना जॉइंट मूव करने की कोशिश करेंगे तो बहुत दर्द होगा, isn't it? So that is why exercises as well as yoga is very necessary, क्योंकि ये हमारे बॉडी के मसल्स को, हमारी बोन्स को एफिशिएंट फंक्शन में हेल्प करता है। So yoga helps in keeping a person healthy, right? It helps in keeping the backbone erect. देखो, बहुत सारे योग आसन्स जो होते हैं ना, वो हेल्प करते हैं हमारे बैकबोन को इरेक्ट रखने में। ऐसे झुक के नहीं चलना चाहिए, isn't it? We should always stand upright and walk so that हमारी बैकबोन स्ट्रेट रहे और कोई दर्द ना हो, right? It helps make the bones strong and prevent osteoporosis. अब देखो, कभी कभी क्या होता है ना, कुछ लोगों की बोन्स बहुत वीक हो जाती हैं, ब्रिटल हो जाती हैं, जिसकी वजह से उनको ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है, राइट। लेकिन अगर योगा करें ना तो इट विल हेल्प प्रिवेंट ऑस्टियोपोरोसिस और हमारे बोन्स को स्ट्रॉन्ग भी बनाएगा। अपार्ट फ्रॉम दिस और भी बहुत सारे यूजेस हैं योगा के, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं योगा के। इट हेल्प्स इन रिलीविंग जॉइंट पेन, ठीक है, स्पेशली ओल्ड पीपल में जैसे जॉइंट पेन होने लगता है, घुटने में दर्द, कमर में दर्द, राइट। सो ऑल दीज जॉइंट पेन्स कैन ऑल्सो बी relieved when we do yoga every day. It tunes the muscles and keeps them active. Like I said, अगर हम लोग रोज रोज नहीं करेंगे ये सब तो हमारी मसल्स भी थक के कहेंगे अब हमारा तो यूज ही नहीं होता है, तो हम भी आराम करते हैं, isn't it? So it is important to tune our muscle and keep them in healthy working condition and active condition, right? It also increases the efficiency of our heart and keeps it healthy. Obvious सी बात है, एक्सरसाइजेस जो होती है ना वो हमारे वाइटल ऑर्गन्स के लिए भी बहुत ज़रूरी होती हैं। सो सिमिलरली इट ऑल्सो हेल्प्स टू कीप आवर हार्ट वेरी एक्टिव, ठीक। The United Nations has declared 21st June as the International Day of Yoga. And now in the picture you can see some of the very easy yoga asanas which you can even try at your home. और अगर ये 6 आसन भी तुम लोग रोज करोगे ना, सिर्फ 1 घंटे के लिए भी, your body is going to be fit and healthy for a very long time, right? So I hope you are going to try all of these asanas at home. And with this we come to the end of this chapter as well as this lecture. However, I have some more questions so that हम लोग टेस्ट कर सकें कि अभी तक हमने क्या पढ़ा है. So let us move on to answering these questions. Okay, so the first fill in the blank. Joints of the bone help in the dash of the body. What does the joint help in? It helps in movement, right? Next, a combination of bones and cartilage forms the dash of the body. What will the bone and the cartilage form? They will form the joint of the body. Okay, next, the bones at the elbow are joined by a
Which kind of joint was present in the elbow? You all know we can move the elbow upwards, but we cannot bend it, right? So this was a kind of hinged joint. Okay, next, the contraction of the dash pulls the bones during movement. You already know muscles help the bones to be pulled during movement. So they contract and pull the bone during locomotion. So these were the fill in the blanks. Next, moving on to true and false. So the first one, the movement and locomotion of all the animals is exactly the same. See, हम लोगों ने already पढ़ा है कि कितनी variability होती है locomotion में. So this statement is false. Next, the cartilages are harder than bones. We already know bones ज़्यादा firm होती हैं, ज़्यादा hard होती हैं. So this statement here is also false. Next, the finger bones do not have joints, and we already know joints होते हैं और finger bones भी काफी सारी होती हैं, and those finger bones are called as phalanges. So this statement here is also false. Next, the forearm has two bones, and you all already know कि हमारा जो पूरा arm होता है उसके दो parts होते हैं, upper arm and forearm. Upper arm में एक bone होती है which is called the humerus, and forearm has two bones, radius and ulna. So this statement is true. Cockroaches have an outer skeleton, and we have already discussed कि ये एक as such distinct feature है cockroach का. So this statement is also true. Next we move on to the match the following. तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं upper jaw जो होता है it is an immovable joint. So here the answer will be D. Next, the fish. The fish have fins on their body also, and they have a streamlined body also. तो fish के आगे हम लोग दो लिख सकते हैं. They have fins which is part A as well as part G. Next, the ribs. As you all know, the ribs protects the heart as well as the lungs. So here we are going to write part E. Next, the snail. You all know कि snail बहुत slowly move करता है, तो हम लोग लिख सकते हैं the snail will be joined to part F. And cockroach के लिए again there are 2 points which can be understood. It has an outer skeleton also, and it can fly in the air, right? So we can write B also as well as C. Right? So I hope you have understood about all of these questions. With this we come to the end. Thank you students. Have a great day ahead.